व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। भाई साहब, आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जरूरी ये वीडियो हम आपके लिए बनाने वाले हैं, क्योंकि यार खासकर अगर आपको 4K स्मार्ट टीवी आज के प्रेजेंट टाइम में खरीदनी है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है भाई साहब। आखिरकार कौन सी टीवी, कैसी टीवी, किस ब्रांड की टीवी, कौन से मॉडल की टीवी, आखिर किस प्राइस रेंज में आपको लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपके लिए जरूरी है कि नहीं वाकई में जो आप उसका पैसा खर्च करने जा रहे हो। तो स्मार्ट टीवी बाइंग गाइड, मतलब 4K स्मार्ट टीवी बाइंग गाइड, और कुछ मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है पिछले 1 वीक से हम यार तैयार कर रहे हैं। और ये समझ लीजिए टोटल आपको 30 to 35 पॉइंट्स जब ध्यान देते हो तब जाकर के आप कोई बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी ले पाते हो अपने लिए, जो आपके अगले 10 साल तक चल रही है। क्योंकि यार आप कोई स्मार्टफोन तो ले नहीं रहे कि अगले 2-3 साल या 4 साल या में आप बदल दोगे। आपको चाहिए एक ऐसी टीवी जो 10 साल तक आराम से चले। तो अगर ऐसी टीवी अगर आपको अपने घर पे लेके आनी है तो इस पूरी वीडियो को ना शुरुआत से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा। आप 100% में डैम शुरू कंफ्यूज नहीं होगे कि आपके लिए बेस्ट टीवी कौन सी होने वाली है। चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, और आपको पता है लगे हाथ क्या करना है, चलो जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी जरूरी वीडियो यूट्यूब पे अक्सर हम अपलोड करते रहते हैं। इसीलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस, हम बात करने वाले सबसे पहले आपसे 4K स्मार्ट टीवी बाइंग गाइड है ये। लेकिन अगर आपको 32 इंच की टीवी खरीदनी है तो वो 4K टीवी नहीं होती है, वो ज्यादातर HD रेडी टीवी होती हैं। उनके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। ये 4K स्मार्ट टीवी बाइंग गाइड है, जो कि 43 इंच से लेकर के 85 इंच तक की टीवियां खासकर होती हैं। अब 4K स्मार्ट टीवी अगर आपको लेनी, जो सबसे पहला जो है होता है कि आपका बजट क्या है, उसके बाद आपको कौन सी टीवी की साइज लेनी चाहिए आपके बजट के हिसाब से, और कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ये सब चीजों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो यार इस पे पहले पॉइंट की बात की है। देखिए, अगर आपके मान लीजिए बजट आपका 25,000 रुपीज है तो बहुत आराम से आप जो है कोई भी 4K स्मार्ट टीवी ले सकते हो, एक अच्छी ब्रांड की, एक अच्छी क्वालिटी की, जिसमें आपको 43 इंच की साइज मिल जाएगी। लेकिन क्या आपको 43 इंच की साइज लेनी है, 50 इंच की साइज लेनी है, 55, 65, 75, बहुत सारे साइज आते हैं, क्योंकि आजकल 30,000 रुपीज में ही 50 या 55 इंच की टीवी अभी मिल रही हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई साहब हम 30,000 खर्च करें कि 25,000 खर्च करें, मुझे कौन सी किस साइज की टीवी लेनी? तो सबसे पहली चीज़ आपको बता देंगे। मान लीजिए जैसे जहाँ पे आप वॉल पे टीवी लगाने वाले हो, जहाँ पे आपको टीवी रख करके इतनी डिस्टेंस में देखनी है, तो आपको मैं अच्छे से डिस्टेंस समझा देता हूँ। मान लीजिए आप 43 इंच की साइज ले रहे हो, आपका जो रूम के जो डिस्टेंस है जहाँ से बैठ करके आपको देखना है, वो डिस्टेंस मैक्स टू मैक्स 10 फुट होनी चाहिए। और हाँ, 10 फुट में आराम से आप 43 इंच की टीवी आप बहुत आराम से देख सकते हो। आपको छोटी साइज की टीवी नहीं लगेगी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं या फिर बहुत सारे आप जो है फोटोज देखोगे, उसमें दिखाता है 5 फुट में ही आपको 43 इंच की साइज चाहिए, और अगर आप 10 फुट पे देख रहे हो तो आपको वहाँ 50 इंच की साइज चाहिए। नहीं बॉस, ज़्यादा बड़ी टीवी, क्योंकि आप जब बिल्कुल सर पे रख करके ज़्यादा बड़ी टीवी देखोगे ना ऐसे, तो आपको सर दर्द होने लग जाएगा, बहुत देर तक देख नहीं सकते। इसलिए 10 फुट तक की दूरी है, 43 इंच की साइज सफिशिएंट। लेकिन जैसे ही आप 10 फुट से ऊपर जाते हो, वहाँ पे आपको 50 इंच की साइज की जरूरत पड़ जाती है। और उसके ऊपर जैसे 10 फुट अगर 50 इंच की साइज ले रहे हो तो 15 फुट तक बहुत आराम से आपकी 50 इंच की साइज काम कर जाएगी। और 15 फुट के ऊपर अगर आप ले रहे हो तो आपको 55 इंच की टीवी ले सकते हो। और देखिए 15 फुट से लेकर के 20 फुट तक आप 55 इंच और 65 इंच दोनों में से कोई भी साइज की टीवी ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही साइज जब एक डिस्टेंस के बाद जाते हो ना, तो आपको 55 और 65 दोनों ही टीवी आपको कंफर्टेबल लगेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी भी कि टीवी ज़्यादा बड़ी ले ली बॉस मैंने, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस होगी, ज़्यादा बड़ी टीवी होगी, तो आपको कभी भी इस तरीके नहीं होना चाहिए कि बस आपने इतनी बड़ी टीवी लेके अगर बॉल इधर से टीवी में उधर जा रही है तो आपको गर्दन हिलानी पड़ जाए। ऐसा नहीं भाई साहब, आप बैठे बैठे एक व्यू में आपको पूरी फुल टीवी होनी चाहिए। इस तरीके से टीवी की साइज जो है ली जाती है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप 20 फुट के ऊपर की अगर आपकी रूम की साइज है तो आप 75 इंच या फिर 85 इंच तक की टीवी भी ले सकते हो, जो कि हॉल मेरे ख्याल से कम 400 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट तक के हॉल होने चाहिए, तब जाकर के आप इतनी बड़ी साइज की टीवी लीजिएगा। तो ये तरीके से मैंने आपको डिस्टेंस समझा दी, बजट बता दिया, ये सब चीज़ें होगी। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है भाई साहब, मुझे 4K टीवी भी लेनी चाहिए, गेमिंग टीवी भी लेनी है, 8K टीवी लेनी है, ये सब चीज़ें कंफ्यूजन। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए, 8K टीवी तो किसी को भी नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास मतलब अनाप शनाप पैसा है तो बात ही अलग है, 8K टीवी ले लीजिए, क्योंकि आज के समय में 8K टीवी आ ही नहीं है, 4 लाख 5 लाख रुपए शुरू हो रही है, तो उसको तो किनारे रख देते हैं। गेमिंग टीवी लेनी है मुझे, और मुझे 4K की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल आपकी दूर कर देता हूँ। अगर आप गेमिंग टीवी ले रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको कलर पिक्चर क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, खासकर अगर आप बजट रेंज में टीवी ले रहे हो। जैसे आपको 43 इंच 55 इंच की टीवी चाहिए और आप सोच रहे हो गेमिंग भी अच्छी मिल जाए, आपको कलर पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए, तो वहाँ पर आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। कम प्राइस में, जैसे 30 हज़ार रुपये में आपको अगर आप टीवी ले रहे हो, जैसे हाइसेंस की कई सारी टीवीज आती हैं, तो वहाँ पे आपको यार मिल तो जाती है गेमिंग। तो वहाँ पे होता है जो गेमिंग के जो फ्रेम रेट होते हैं 120 हर्ट्ज के असलियत में होते नहीं है, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा 120 हर्ट्ज किए जाते हैं। लेकिन
कुछ टीवीज ऐसी हैं जो अच्छे फ्रेम रेट के साथ देती है तो उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। हाइसेंस की एक टीवी आती है, जैसे हाइसेंस जो है मिनी एलईडी टीवी आती है, फुल एरे टीवी, हाइसेंस U7K है आई थिंक टीवी, मैं फोटो में दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा। इस टीवी की बात करें तो ये 60,000 रुपीज़ में 55 इंच की टीवी देती है। ध्यान रखिएगा, जब 55 इंच की टीवी अगर आपको लेनी है 60,000 रुपीज़ खर्च करोगे तब जाकर के आपको कहीं 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, बहुत अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। कम प्राइस में अगर आपको वही 55 इंच की टीवी चाहिए 30-35 हज़ार ही खर्च करने, तो वहाँ आपको गेमिंग टीवी ही मिल पाएगी, कलर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, किसी न किसी एक चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आप ये फुल अपने आप को सोच लीजिए कि अगर आपको कलर पिक्चर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप गेमिंग की ओर मत भागिए, क्योंकि अगर आपको कैजुअली गेमिंग करनी है ना, नॉर्मल टीवी में भी कैजुअल गेमिंग हो जाती है। ये आपको मैं शुरुआत से बता देता हूँ। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है भाई साहब रैम रोम, और उसके साथ में प्राइसिंग भी मैं जोड़ रहा हूँ। रैम रोम के साथ मैंने प्राइसिंग क्यों जोड़ी है, कहने का मतलब ये है, सबसे पहली चीज़ यार, ये मैं सारे के सारे टीवी ब्रांड से कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी आप 43 इंच की टीवी दे रहे हो ना, तो मिनिमम टू मिनिमम कम से कम उसमें 3 GB की रैम चाहिए यार, इससे कम की रैम, और कम से कम 32 GB का स्टोरेज चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने सोनी की टीवी भी है, सैमसंग टीवी मेरे पास, और MI की टीवी, ये 3 ब्रांड्स की टीवी तो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। सोनी, सैमसंग और MI, LG की टीवी मेरे पास पहले थी, इस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं है। सारी की सारी 1 लाख के अंदर की टीवी लगभग मैंने यूज़ करी। उसमें मेरे को सबसे बड़ी कमी क्या लगी यार, एक समय के बाद जब 1 साल होते हैं टीवी के, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब टीवी को हो जाते हैं ना, तो वो टीवी में कहीं ना कहीं ट्रैश मेमोरी और ये सब चीज़ें ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाती है। उसको अब समय समय पर सॉफ्टवेयर हटाता रहता है। लेकिन होता क्या है, रैम कम होती है, स्टोरेज कम होता है, 16 GB के मैक्सिमम स्टोरेज देते हैं ज़्यादातर ब्रांड, तो वहाँ पर 7-8 या 10 GB तक का जो स्टोरेज होता है ना, वो सॉफ्टवेयर ही ले लेता है। अगर आपका एंड्रॉइड 11 पे खासकर अगर आ रहा है तो, या गूगल टीवी एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है तो, ये खासकर ज़्यादातर होता है। मतलब 8 GB तो बहुत आराम से लेता है, आपको ज़्यादा खाली मिलेगी, 7-8 GB ही खाली मिलती है। आप उसमें अगर आपने 2-3 ऐप्स और डाउनलोड कर लिए तो स्टोरेज जब भर जाती है ना, तो वहाँ पर दिक्कत क्या आती है, रैम और स्टोरेज और प्रोसेसर मिलकर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरी एक ब्रांड से दरख्वास्त है भाई साहब, मिनिमम 3 GB की रैम और 32 GB का मिनिमम स्टोरेज देना चाहिए। वैसे कायदे से अगर अच्छे से टीवी चलानी ना, तो 4 GB की रैम चाहिए होती है मिनिमम अच्छी तरीके से, और ये फुल टूब अच्छी तरीके से कोई भी ब्रांड नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सोनी की टीवी अभी मैंने चलाई है, हाँ जी भाई साहब, सोनी में भी अगर X75L तक की बात करोगे, वहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं रैम और स्टोरेज की कमी लगती है। थोड़ी सी अगर बढ़ाएगी ब्रांड तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आई थिंक मिनिमम 4 GB की रैम देना तो बहुत फ्लुएंट तरीके से टीवी चलने लग जाएगी। तो ये तो मैं बता दूँ, लेकिन हाँ, अगर अभी तो कोई ब्रांड 4 GB रैम तो देनी है, तो मिनिमम कम से कम आपको 2 GB रैम तो लेनी है। कोई भी कंपनी अगर 1.5 GB या 1 GB की रैम दे रहा है 43 इंच के साइज में या उसके ऊपर की साइज में, तो बिल्कुल कतई नहीं लेनी। अगर आप प्रीमियम टीवी ले रहे हो तो कम से कम 3 GB की रैम तो आप खासकर देख ही लीजिएगा अपने लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइसिंग की बात एक और करनी मुझे, प्राइसिंग मतलब आपको ना बजट जोड़ देखना। देखिए, कभी भी इस लालच में मत आइए कि यार मेरा 30,000 बजट था, मैं 5,000 रुपये और बढ़ा करके बड़ी साइज की टीवी ले लेता हूँ ना। अगर आपके रूम में साइज वाली फिट आ रही है, आप वही साइज की टीवी लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे आप भागते थे उस टीवी के लेने के लिए, लेकिन यार वो आप पूरे 10 साल में ना 10 बार भी कायदे से यूज़ नहीं करते। शुरुआत में तो आप सब कुछ खोल के यूज़ करोगे, क्योंकि इतने सारे फीचर्स होते हैं, वो आपको खाली गिमिक होती है आपको बताने के लिए, भाई साहब इसमें HDR भी है, HLG भी है, डॉल्बी विजन भी है। भाई साहब इतने सारे जो डॉल्बी विजन के जो कंटेंट है, आप क्या डॉल्बी विजन कंटेंट देखने के लिए इतना महंगा रिचार्ज करा रहे हो? पहली बात तो OTT वाला, दूसरी बात ये इतनी सारी मूवीज डॉल्बी विजन में क्या बन रही है कि नहीं बन रही, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सारी मूवीज आपको डॉल्बी विजन में नहीं मिलती बॉस। तो इसके लिए आप सैमसंग या LG की टीवी में मत भाइए, खासकर क्योंकि उसमें डॉल्बी विजन कंटेंट जल्दी सस्ती टीवी में नहीं मिलता। सैमसंग जो डॉल्बी विजन तो आपको देता ही नहीं है, डॉल्बी एटमॉस ही देगा, स्पीकर्स में डॉल्बी एटमॉस दे देगा, सैमसंग डॉल्बी विजन देता ही नहीं है। तो इस चीज़ के पीछे मत भागिए आप। दूसरी बात ये ब्रांड वैल्यू की बात हो जाएगी। ब्रांड वैल्यू में सर्विसिंग भी आ जाएगी, वारंटी भी आ जाएगी, और एक्सटेंडेड वारंटी की बात भी करेंगे। ये 4 चीज़ की बात करेंगे। ब्रांड वैल्यू, आज के समय में सबसे अच्छे ब्रांड कौन से, सबसे खराब ब्रांड कौन से, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे नंबर 1 पे जो ब्रांड है, बिल्कुल मक्खन ब्रांड है, सैमसंग, सोनी, LG। इसमें भी जो सबसे अच्छी सर्विसिंग आपको दे रहा है, वो आपको LG कंपनी बहुत अच्छी सर्विसिंग दे रही है। LG कंपनी सर्विसिंग का कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर आपकी टीवी कल को कुछ हो जाता है तो LG बहुत जल्दी उसको रिपेयर करके आपको दे रही है। ये चीज़ मैंने Tier 1, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में फ़ोन करके उनसे पूछा है। उन्होंने बताया भाई साहब 24 से 48 घंटे के अंदर इंजीनियर आपके घर में आएगा और वो टीवी सही कर देगा। ज़्यादा दिक्कत होगी टीवी ले जाएगा, आपको ला करके डिलीवर कर जाएगा। इस तरीके की सर्विसिंग इस समय LG प्रोवाइड करा रहा है। नंबर 2 पे आप सोनी बोल सकते हो, नंबर 3 पे सैमसंग बोल सकते हो, लेकिन हाँ, इन तीनों में थोड़ा फ़र्क है। और तीनों ही कंपनियां जो है, तीनों ही कंपनी ब्रांड है जो बहुत अच्छी तरीके से अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करके रखा है पिछले डेकेड से। लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी सुधार करना है। वो चीज़ें तो बहुत सारी दे रहे हैं भर के, खासकर हाइसेंस कंपनी की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हाइसेंस कंपनी में क्या है यार, वो
एक कम पैकेज में पूरा फुल बकेट आपको जो है भर के दे रही है, ठीक है। लेकिन यार अब इतनी सारी चीज़ें दोगे, कोई ना कोई चीज़ अगर खराब हो जा रही है उसमें, तो उसको सर्विसिंग अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। वीयू कंपनी है एक, वो भी बहुत अच्छे से नहीं दे पा रही है। और खासकर अगर एसर कंपनी की बात कर दिया तो एसर की मैं बड़ाई करना चाहूँगा यहाँ पे। एसर ने अपने आप को पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा सुधारा है। मतलब कहाँ उनकी टीमियाँ सही होने के लिए 1-1 महीना लग जाता था, अब आज के समय में वो 24 से 48 घंटे के अंदर सही करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ में। लेकिन पहले एमआई टीवी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन एमआई टीवी तो पता नहीं क्यों पीछे हटती जा रही है, इतनी अच्छी तरीके से टीवियाँ ला नहीं रही है। आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रही है एमआई टीवी। हाँ, लेकिन हाँ, एमआई की सर्विसिंग भी अभी भी अच्छी है, मैं बेकार नहीं बोलूँगा। शायद उनकी टीवी इतनी ज़्यादा बिक गई है तो उनके सर्विस सेंटर पूरे भर चुके हैं, आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी की दोनों की बात भी आपसे करना चाहूँगा, ठीक है। वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी तो वो मिल जाती है ज़्यादातर आपको जो 1 ईयर्स की वारंटी। काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको, ज़्यादातर 90% या 99% ब्रांड्स आपको 1 ईयर की वारंटी देते हैं। कुछ ही ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको जो है 1 ईयर की वारंटी से जो है ज़्यादा दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बता देता हूँ। लेकिन आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए तो आपको मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे, आप कम से कम 2 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए। 1 साल की वारंटी तो आपको ब्रांड दे रहा है। आप कोई भी कंपनी का जो अच्छी ब्रांड है आप खुद से ढूंढिए, मैं कोई भी कंपनी आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि यार ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बॉस, ठीक है। कोई भी ब्रांड की अच्छी कंपनी की एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए मिनिमम 2 साल की, तो टोटल आपको 3 साल की जो है उस कंपनी की वारंटी, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी हो जाएगी उस ब्रांड की, उस टीवी की। क्योंकि कोई भी जो टीवी होती है ना, अगर उसमें कोई भी कोई खराबी होती है तो मैक्स टू मैक्स वो 3 साल के अंदर, मतलब 1000 डेज के अंदर अंदर उसकी वो खराबी आपके सामने आ जाएगी। तो 3 साल की वारंटी मिनिमम रखिए। अगर 3 साल के अंदर नहीं खराब होती ना तो बहुत आराम से आपकी 7-8 साल या 10 साल तक टीवी चल सकती है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लीजिए। अगर आप 30-35 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो, कल को खराब हो गई ना बॉस 1 साल के बाद तो आपको पूरी टीवी का पैसा देना पड़ जाएगा, और टीवी बनवाना बहुत महंगा पड़ जाता है। जरा सा भी कुछ खराबी होती है 5-6 हज़ार रुपये तो नॉर्मली ले लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है स्पीकर्स पे। स्पीकर का पॉइंट की अगर बात करी जाए आपसे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। कोई भी ज़्यादातर जो ब्रांड्स है, खासकर अगर सैमसंग, सोनी, एलजी की बात करोगे ना, इनकी टीवी आप चाहे 43 इंच की साइज ले लो, चाहे 55, 65, 75, चाहे 1 लाख की टीवी ले लो, ये ज़्यादातर 20 वॉट के स्पीकर ही दे रहे हैं। बहुत रेयरली किसी न किसी टीवी में 40 और उसके ऊपर की वॉट की टीवी जो स्पीकर दे रहे हैं। आई डोंट नो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन हाँ शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि इन तीनों कंपनी के अपने खुद के साउंड बार सिस्टम भी आते हैं, और तीनों को ही साउंड बार सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से फेमस है। मतलब एलजी का मेडिटेरियन साउंड, सैमसंग का अपना खुद का साउंड सिस्टम, सैमसंग खुद का JBL भी सैमसंग की ही कंपनी है, ठीक है। और साथ साथ में अगर आप सोनी की बात करोगे तो पता ही भाई साहब सोनी के स्पीकर भी कैसे हैं। तो ये तीनों कंपनी अपने स्पीकर बेचने में भी लगी रहती है कि भाई साहब टीवी नहीं, आप मेरे स्पीकर सिस्टम भी ले जाओ। तो 20 वॉट के स्पीकर तो आपको इसमें जो है मिलेंगे। अगर आपकी 43 इंच की टीवी है तो वहाँ 20 वॉट के स्पीकर चल जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपकी अगर रूम साइज बड़ा है, 50 इंच की टीवी ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको 20 वॉट के स्पीकर नहीं चलते। तो मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि आप कोई अपने लिए बेस्ट 20 वॉट के स्पीकर ढूंढिए, और 100 वॉट के एक साउंड बार सिस्टम ढूंढिए, और सिनेमैटिक फील चाहिए। और खासकर अगर आपको सिनेमैटिक फील चाहिए, आपको डॉल्बी एटमॉस चाहिए उसमें भाई साहब, मतलब उसमें जो है DTS:X सराउंड साउंड चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो भाई साहब आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। तो आपको मैं सलाह ये दूंगा, डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर आप अपने टीवी के लिए तभी लीजिए जब आपका बजट कम से कम 20,000 हो। उससे कम में आपको डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। और खासकर अगर आपका रूम साइज 250 स्क्वायर फीट से कम है तो आप 5.1 के स्पीकर मत लीजिए, 2.1 के ही स्पीकर लीजिए, वही आपके काम करेंगे। और 7.1 लेना है तो 300 या 350 स्क्वायर फीट का रूम कम से कम होना चाहिए, नहीं तो आपको सराउंड साउंड काम ही नहीं करेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पैसे पूरे बर्बाद हो जाएंगे। 20-25-30 हज़ार रुपये जो भी आप बर्बाद करने वाले हो आगे चल के। कोई जरूरी नहीं है आप डॉल्बी एटमॉस ही लीजिए, डॉल्बी ऑडियो के स्पीकर भी ले सकते हो। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंपनियों में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उसमें भी हल्की सराउंड साउंड भी मिलेगी आपको, और साथ साथ में आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलेगी। क्योंकि हर मूवी में आपको जरूरी नहीं है कि आप इतना पैसा खर्च कर दो कि इसमें उदास मत हो जाइएगा कुछ लोग, ठीक है। अगला सबसे बड़ा पॉइंट, IPS या VA। यार भाई साहब IPS पैनल तो बहुत अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी था, लेकिन भाई साहब VA पैनल के ब्लैक्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये जो डिबेट है ना, ये मतलब एंड कभी भी नहीं हो सकती डिबेट। लेकिन भाई साहब अगर मैं अपनी बात करता हूँ अगर आपसे आज के समय में, तो मुझे IPS VA पैनल चाहिए कि VA पैनल चाहिए। देखिए मैं टीवी रात में भी देखता हूँ, दिन में भी देखता हूँ, लेकिन अगर मैं दिन में टीवी देख रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे जो है IPS पैनल ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि दिन में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है रूम में। विंडोज़ खासकर अगर आपने जो है पर्दे हटा देते हो तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है रूम में, तो वहाँ पे टीवी की ब्राइटनेस भी जाती है, तो वहाँ पे IPS पैनल ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। साथ साथ में खासकर उनके लिए जिनकी रूम की चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, तो चौड़ाई में क्या होता है आदमी साइड में ज़्यादा बैठ के देखता है, तो व्यू एंगल साइड के जो होते हैं IPS पैनल के ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब टीवी है तो हम यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, सामने से देखोगे तो दोनों ही टीवी अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर इधर से देखोगे तो IPS पैनल आपको ज़्यादा अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी देगा। वहाँ पे आपको कलर फेड नहीं होंगे, खाली ज़्यादा 5% कलर फेड होते हैं। लेकिन VA पैनल की अगर टीवी होगी तो साइड से अगर देखोगे तो लगभग 25% कलर वहाँ पे फेड हो जाएंगे। फेड का मतलब जैसे आप कपड़ा नहीं
अपना धूप में सुखाते हो भरी गर्मी में, वहाँ पे कपड़े का रंग उड़ जाता है, फीका फीका कपड़ा हो जाता है, उस तरीके से आपको टीवी भी देखने लगेगा फीके फीके कलर हो गए भाई साहब, इस तरीके का होगा। वीए पैनल की टीवी खासकर आपको देखना है, खासकर स्ट्रेट बैठकर सामने बैठ के ही देखने के लिए आपकी वीए पैनल की टीवी होती है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर आपके रूम में पर्दे कम लगे हुए हैं, पर्दे वर्दे आराम से लगा दिया, रात में ज़्यादा टीवी देखते हो, एंजॉय करते हो, तो आपको वीए पैनल की टीवी वाकई वहाँ पे बहुत अच्छे ब्लैक्स और बहुत अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी भी देगा। कलर्स भी आपको आईपीएस पैनल से थोड़े से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आईपीएस पैनल बेकार नहीं होता, क्योंकि सोनी के ज़्यादातर लाइनअप में आपको आईपीएस पैनल की टीवी मिलती है, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि भाई साहब आईपीएस पैनल खराब होता है, आईपीएस भी अच्छा होता है, वी भी अच्छा होता है। अब यहाँ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको अगर ब्राइटनेस ज़्यादा रूम में और साइड एंगल व्यू भी ज़्यादा अच्छे चाहिए तो आईपीएस लीजिए, रात में समय में ज़्यादा देखना है और स्ट्रेट बैठ के ज़्यादा देखना तो वीए मान लीजिए। ये सिंपल सा आंसर आपको दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ तो भाई साहब अब अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा वो है ब्राइटनेस, पैनल और कलर्स की बात करी जाएगी। इसमें प्राइसिंग भी जोड़ेंगे, प्राइसिंग मैंने शुरुआत में भी जोड़ी थी, इसमें भी जोड़ेंगे। ब्राइटनेस, पैनल और कलर, इन तीन चीज़ की बात एक साथ करी जाती है। पैनल मैंने आपको आईपीएस और वीए पैनल बता दिया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पे पैनल अब जो है उसके साथ साथ क्या जुड़ जाता है, क्यूलेट पैनल लूँ कि ओलेड पैनल लूँ कि नॉर्मल 4K पैनल लूँ। देखिए आपको बता देता हूँ, आजकल क्यूलेट पैनल की टीवी आप ज़्यादा लीजिए, क्योंकि ओलेड पैनल की टीवियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप उस टीवी को लेते हो तो उसमें कहीं ना कहीं पिक्सल बर्निंग की जो है शिकायत भी आती है, तो आप ओलेड पैनल मत लीजिए। अगर आपका बजट ठीक ठाक 1 लाख रुपये है तो ही आप लीजिए, ये नहीं कि 30, 35, 40, 50 हज़ार की टीवी में ओलेड पैनल आप ढूंढिए। क्यूलेट पैनल की टीवी लीजिए या फिर नॉर्मल 4K पैनल की टीवी लीजिए। जैसे सोनी की टीवी लोगे ना तो ज़्यादातर आपको मिलने वाली है नॉर्मल 4K पैनल। अगर उसमें क्यूलेट पैनल चाहिए तो आपको सोनी X80, 80L, 82L इन सब में मिलेगी। 75L की टीवी भी लोगे ना तो आपको वहाँ पे क्यूलेट पैनल की टीवी नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप क्यूलेट पैनल की टीवी अगर आपको कम प्राइस में मिल रही है किसी कंपनी में, जैसे एसर V सीरीज की टीवी उसमें मिल रही है तो वो ले लीजिए। नहीं तो अगर LG सैमसंग है तो उनमें आपको नॉर्मल 4K पैनल भी ले सकते हो, उसमें भी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। कलर्स की बात करें तो आपसे, देखिए कलर्स की बात अगर आपसे करी जाए तो कलर्स में क्या होता है, सबसे अच्छे जो कलर्स है इस समय सोनी कंपनी के कलर्स सबसे ज़्यादा मुझे ट्यून्ड अप लगते हैं, नेचुरल लगते हैं और वाइब अच्छी आती है कलर्स को देखने, मतलब सिनेमैटिक फील काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद सैमसंग और LG इन दोनों का बराबर रैंकिंग दे सकते हो। उसके नीचे अगर ब्रांड्स की बात करें तो किसके ज़्यादा कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो इस समय मैं बोलना चाहूँगा आपको एसर कंपनी के कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। खासकर बजट रेंज की टीवी में अगर 30,000 या 35,000 तक की टीवी ले रहे हो, कोई भी साइज की टीवी ले रहे हो, बहुत अच्छे कलर्स दे रही है। उसके बराबरी में एक कंपनी और है, वो है हाईसेंस, जो कलर्स बहुत अच्छे दे रही है, और साथ साथ में आपको व्यू, ये तीनों कंपनी कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं इस समय में। थोड़ा सा पॉइंट ऊपर ले जाती है एसर कंपनी, और साथ साथ में आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पे एमआई कंपनी कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं भाई साहब, उसकी बात ही अलग है, लेकिन उनके अभी लाइनअप में टीवी इतनी सारी आ नहीं रही हैं, तो इसीलिए मैंने उसकी ज़्यादा बढ़ाई आपके सामने कर नहीं रहा हूँ। अब अगला पॉइंट ये है भाई साहब, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, HLG, HDR10, HDR10+, ये सब चीज़ें भाई साहब कब ध्यान देनी। देखिए खासकर अगर आप सैमसंग कंपनी टीवी ले रहे हो तो भाई साहब उसमें आपको डॉल्बी विजन मिलेगा ही नहीं, चाहे आप जितनी भी महंगी टीवी ले लो, चाहे आप 12 लाख की टीवी ले लो, आपको सैमसंग में डॉल्बी विजन नहीं मिल सकता, डॉल्बी एटमॉस जरूर मिल जाएगा, ठीक। तो सैमसंग में तो भूल जाइए। LG की टीवी की बात की तो LG थोड़े से महंगी टीवियों में आपको डॉल्बी विजन दे रही है, मतलब नॉर्मल बजट रेंज की टीवी लोगों 30,000 तक की अगर 40 रेंज की टीवी ले रहे हो ना तो उसमें नहीं मिलेगा। उनकी जो ऊपर रेंज की टीवियाँ हैं, खासकर जो ओलेड टीवी है, उसमें ही वो डॉल्बी विजन के कंटेंट, डॉल्बी विजन आपको इनबिल्ट दे रहे हैं। डॉल्बी एटमॉस भी उसी में देंगे, डॉल्बी एटमॉस और विजन दोनों महंगी टीवियों में देंगे सैम। लेकिन अगर सोनी की बात की है तो वो भी महंगी टीवी में, जैसे सोनी X80L लेते हो, जैसे 80L लेते हो, उसकी 40 रेंज की टीवी की प्राइसिंग 66,000 रुपीज़ है। जब 66,000 रुपीज़ खर्च करो 40 रेंज की टीवी के लिए, तब आपको सोनी डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस दे रही है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी HDR10 और HDR10+ की बात की है तो आपको सारी की सारी टीवी में लगभग मिल रहा है। LG में खाली HDR10 Pro मिल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी HLG तो सब में मिल ही रहा है, ये चीज़ आपको बता देता हूँ। लेकिन डॉल्बी एटमॉस इनबिल्ट जो स्पीकर है ना, उनके लिए किसी भी टीवी के पीछे मत भागिए। डॉल्बी एटमॉस वहाँ पे मतलब HDMI 2.1 के पोर्ट के थ्रू काम कर रहा हो, वो ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनबिल्ट जो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के होते हैं वो असलियत में आपको पता भी नहीं चलेंगे यार, उसमें सराउंडिंग पता ही नहीं चलती, चाहे जितना ज़्यादा आप उसमें कान घुसेड़ के सुन लो। मुझे नहीं समझ में आया तक, मैंने सोनी की टीवी भी देख ली है, 90L भी देख ली यहाँ तक कि सोनी की, उसमें मुझे डॉल्बी एटमॉस स्पीकर नहीं समझ में आया, क्योंकि यार वो टाउन फायरिंग स्पीकर होते हैं 20 वॉट के, उसमें क्या ही समझ में आएगा आपको। आप जब एक बढ़िया जो है सराउंड साउंड सिस्टम लगाओगे 5.1 का, तब जाकर के या 7.1 का, तब जाकर के आपको कहीं डॉल्बी एटमॉस का रियल इफेक्ट पता चलेगा, और आपका रूम साइज कम से कम 300 स्क्वायर फीट का भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आखिरी में कनेक्टिविटी और इंटरनेट की बात भी मैं करना चाहूँगा। कनेक्टिविटी और इंटरनेट की मतलब देखिए, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज की टीवी कनेक्टिविटी दोनों इंटरनेट से कनेक्ट कर ले बहुत आराम से, क्योंकि यार आप खासकर 4K कंटेंट देखोगे तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा चाहिए, और मिनिमम टू मिनिमम आपकी 30 Mbps की स्पीड भी होनी चाहिए, ऐसा
कनेक्शन आप उसको टीवी को दीजिए। साथ साथ में अगर आप ये दे रहे हो तो साथ साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि टीवी में कनेक्टिविटी मतलब कि ये कहना चाहूँगा, जैसे वहाँ पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूँ तो HDMI के पोर्ट वहाँ पे 2.1 का एक जरूर होना चाहिए, खासकर अगर आपको डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर लगाने हैं, गेमिंग करनी है, इन सब चीज़ों के लिए जरूरी बहुत ज़्यादा है। साथ साथ में आपको अगर 4K कंटेंट देखना तो वहाँ भी आपको HDMI 2.1 का पोर्ट चाहिए और मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 पोर्ट्स होने चाहिए। 43 इंच की टीवी भी ले रहे हो तो, और उसके ऊपर साइज की टीवी ले रहे हो, मान लीजिए ज़्यादा आपके फंक्शनिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे 4 पोर्ट्स भी काम कर जाएंगे, और महंगी टीवी ले रहे हो तो वहाँ पे HDMI 2.1 के 2 पोर्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। साथ साथ में पेन ड्राइव 3.0 भी आने लग गए हैं, मतलब USB 3.0 भी आने लग गया। पेन ड्राइव थ्रू आपको मूवी देखनी है, और ऐसे ज़्यादातर लोग आजकल मूवी नहीं देखते उसके थ्रू, ये सब चीज़ें, लेकिन ठीक होना जरूर चाहिए। बाकी लैंड पोर्ट ये सब चीज़ें तो होती हैं, अगर आपको जरूरत है तो वो सब चीज़ें हर टीवी में मिल रही हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी। साथ साथ में उसमें क्रोम कास्ट बिल्ट इन जरूर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर की एक चीज़ और बात करनी है आपसे मुझे कि देखिए, आप गूगल टीवी लीजिए कि भाई साहब जो है फायर टीवी स्टिक जो आ रही है आजकल अमेजॉन की वो लीजिए, या फिर वेदा OS की भी आ रही है आजकल, हाईसेंस में मिल रही है। तो आपको बताऊंगा नंबर 1 पे तो भाई साहब देखो गूगल टीवी को OS ही चल रहा है इस समय टीवी के मामले में, क्योंकि उसमें ऐप्स भी काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 2 पे मैं जो है अमेजॉन की फायर टीवी स्टिक बोलूँगा, आप उसको खरीद के भी लगा सकते हो सॉफ्टवेयर के लिए अगर आपको और अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए। बाकी वेदा OS नंबर 3 पे बोलूँगा, अपने आपको बहुत अच्छा कम कर रहा है वेदा OS भी, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि कई सारे ऐप्स नहीं मिलते, लेकिन हाँ सारे OTT ऐप्स आजकल वेदा OS में भी मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। अब देखिए यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म होती है, लगभग आपने मेरे को जो है 20 मिनट तक सुन लिया आई थिंक। इन सब पॉइंट के साथ अगर आप अपनी टीवी को खरीदते हो तो मुझे पता है आप अपने लिए बेस्ट टीवी लाओगे, लेकिन इतने सारे पॉइंट ध्यान कैसे रखोगे? चिंता मत करिए, आपके लिए मैंने बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी 43 इंच से लेकर के 85 इंच तक की, ध्यान रखिएगा 43 इंच से लेकर के 85 इंच में, मतलब मीडियम रेंज, हाई रेंज, प्रीमियम टीवी और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टीवी, सभी की सभी जो बेस्ट बाइंग लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर के अपने लिए बेस्ट टीवी आप चुन सकते हो। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको कोई भी टीवी खरीदनी है प्लीज़ मेरी दी हुई लिंक से खरीदिएगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, मैंने किसी ब्रांड से पैसा लेता, मैं वही टीवी बताता हूँ जिसकी कलर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, सर्विसिंग क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, इन सब मामलों में अच्छी हो। जिस टीवी में जरा से भी कमी होती है ना, भले उसमें डिस्काउंट ऑफर बहुत ज़्यादा मिल रहा, हम उस टीवी को आपको नहीं बताते, क्योंकि मुझे पता है यार आप टीवी लाते हो अगले 7-8 साल 10 साल के लिए, आज के लिए नहीं लेकर के आते कि 2 साल में बदल देंगे, तब तो कोई भी टीवी ले लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यार प्लीज़ बाय फ्रॉम माई लिंक, आपको 1 सिंगल रुपये भी एक्स्ट्रा देने नहीं होंगे, हमें कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाएगा आपकी तरफ से, और उस पैसे से इकट्ठा करके हम टीवी अनबॉक्स करते हैं और आपके बारे में सब कुछ, टीवी के बारे में सब कुछ सच बता पाता है बिना किसी ब्रांड के दबाव में आए बिना। इसलिए प्लीज बाय फ्रॉम माई लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और लगे हाथ भाई साहब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, और बेस्ट स्पीकर साउंड बार सिस्टम चाहिए उसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाकर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, कोई पैसा नहीं ले रहा यूट्यूब आजकल। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।